यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से भाग देने पर जब शेषफल r प्राप्त होता है तो r का मान b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम, किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से भाग दिया जाए, यदि शेषफल r प्राप्त हो तो r का मान b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। जैसे 21 में जब 21 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, 21 में 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि 5 चौके 20 होता है, इस तरह भाग देते हैं, चौके 20 और घटाएंगे तो 1 बचेगा कि कट गया, तो शेषफल 1 बचा जो भाजक 5 से क्या है? छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही बात कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से भाग दिया जाए, यदि शेषफल r प्राप्त होता है, जब पूरा नहीं कटेगा तो शेषफल तो कुछ तो बचेगा, और r का मान क्या होता है? भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। चलिए लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछ दिया जाता है। यूक्लिड चलिए इससे ज़्यादा अतिरिक्त जानकारी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सीख लेंगे। उम्मीद करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी का सेकेंड टॉपिक धनात्मक पूर्णांकों का 2 महत्वपूर्ण गुणधर्म में फर्स्ट पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सेकेंड पर रहेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। की आधारभूत प्रमेय अंक, सेकेंड पर रहेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इंग्लिश होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। यह धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। चलिए समझ लेते हैं। जैसे 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 2 से लगाए 5 से लगाएंगे तो 5। तो इसका 100 का अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। तो 2 दूनी 4, 5 गुना 5 करेंगे तो 5 25 होता है। तो इसको गुना करेंगे तो 100 आ जाता है। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करके लिखने का मेथड है 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना में 5 पर पावर 2। यही विधि अद्वितीय है, इसको दूसरा तरीका से हम नहीं लिख सकते हैं। यहीं से यह कॉन्सेप्ट बनकर आया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक
भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या लिखे? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यहाँ तक भी लिख दिए तो पूर्णतम मीनिंग इसका निकल जाता है, लेकिन पूरा लिखना जरूरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 8वां नंबर का टॉपिक पढ़ते हैं। किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी संख्या पर पावर n का इकाई अंक कब शून्य पर समाप्त होता है और कब शून्य पर समाप्त नहीं होता है। चलिए लिख लेते हैं। 8वां नंबर में क्या पढ़ेंगे? किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या पर पावर n का इकाई अंक कब शून्य पर समाप्त होता है और कब नहीं होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है या शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जो संख्या पर पावर रहेगा, कोई भी कुछ भी पावर हो सकता है। जैसे संख्या 6 पावर n का बोलेगा, जांच कीजिए कि संख्या 6 पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो संख्या का हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो संख्या जैसे यहाँ 25 पर पावर n रहेगा, बोलेगा 25 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम लोग? संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में यह देखते हैं कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, तो उन संख्या पर पावर जब कुछ भी दे देंगे, यान का मतलब क्या? यान का मान कुछ भी ले सकते हैं। नेचुरल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6 पर पावर n है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 3 होता है, 2 पावर n हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 2 गुना 3 पर पावर n का इकाई अंक, यान का मान कुछ भी ले लेंगे ना, तो इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो 6 पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। फिर 25 पावर n है, तो 5 गुना इसको 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 5 गुना 5 पावर n होगा। यहाँ पर भी 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो 5 गुना 5 पावर n का इकाई अंक भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 गुना 5 करते हैं तो 5 25 हो जाता है। 25 पर कोई भी संख्या 25 पर पावर 1 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 पर पावर 2 रखेंगे तो 25 गुना 25 करेंगे तो इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन 10 पर पावर कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे या न दे देते हैं, तो इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, क्योंकि अगर 2 रखते हैं तो 10 पर पावर 2 रखते हैं तो 100 होता है, अंतिम अंक शून्य है। तो कॉन्सेप्ट यह है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर तब समाप्त होता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। ये किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर तब समाप्त होता है जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। अन्यथा 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या 2 और 5 हो और इसके अतिरिक्त कुछ भी संख्या हो तो शून्य पर समाप्त होगा, और 2 या तो 2 हो या 5 हो तब शून्य पर कभी समाप्त नहीं होता है। मतलब इसका यह हुआ कि 2 और 5 रहना अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त कुछ भी आ सकता है तो पर भी शून्य पर समाप्त होगा, लेकिन 2 और 5 दोनों का रहना जरूरी है शून्य पर समाप्त होने के लिए। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय और डिटेल से बता देंगे। चलिए 9वां टॉपिक पढ़ेंगे अब एचसीएफ के बारे में, और 10वां टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एचसीएफ फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी होता है मस, महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ का डिफिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे। जैसे 12, 18 और 30 का बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए जब कहा जाता है तो तीनों संख्या, यहाँ पर
तीन संख्या है तो तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे। छोटी संख्या से अगर तीनों संख्या करता है तो दिए गए संख्या की एचसीएफ 12 हो जाएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन होता है दो या दो से अधिक ही संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे। तो यहाँ तो 12 से सब संख्या तो नहीं करता है, तो क्या करेंगे 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। इसका करेंगे तो 2 से पहले लगाएंगे 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 त्री 18, 30 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 होगा। तो यहाँ देख, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सब में ओवेनिस्ट है, सब में है और कम संख्या में है उसको लेते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कहने का मतलब 2 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, 18 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 30 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, तो 2 ले लिए। उसके बाद 3 इसमें भी है, 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी, 18 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 30 के अभाज्य गुणनखंड में है, तो इसको भी ले लिए। तो 2 तिया 6, इससे बड़ी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दिए गए सभी संख्याओं को, कहने का मतलब 12, 18 और 30 को काट दे, इसीलिए 6 सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं को काट देता है, इसीलिए 12, 18, 30 का एचसीएफ 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ का डिफिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे। चलिए हम लिख देते हैं इसका डिफिनेशन, समझते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे। जैसे 6 और 30 का एचसीएफ पूछेगा तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को देखते हैं। छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या करता है तो दोनों संख्या के एचसीएफ छोटी संख्या होता है, तो 6 हो जाएगा। यहाँ 5, 25 और 30 के एचसीएफ पूछ रहा है तो छोटी संख्या 5 है जो 2 अन्य संख्या को काट देता है, इसीलिए 5, 25 और 30 का एचसीएफ 5 हो जाएगा। इससे अतिरिक्त हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय बता देंगे। उम्मीद करते हैं एचसीएफ आप लोग समझ गए होंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्या से करता है। जैसे एग्जाम्पल समझा देते हैं हम, जैसे बोल देगा 12, 30 एवं 36 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें भी 3 संख्याओं का एलसीएम बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो इसमें भी देखेंगे बड़ी संख्या को देखेंगे, यहाँ पर 36 है, और बड़ी संख्या को छोड़ करके इधर दोनों संख्या को देखेंगे दोनों संख्या से अगर बड़ी संख्या करता है तो दिए गए संख्या का एलसीएम बड़ी संख्या होती है। यहाँ तो 36, 12 और 30 दोनों में से किसी से नहीं करता है, तो 36 दिए हुए संख्या का एलसीएम तो नहीं होगा, तो क्या करते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे हो सकता है, 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 3। नॉर्मली 1 नहीं लिखा जाता है। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 30 को क्या सब लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। उसके बाद जब 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको 2 पावर 2, 3 पावर 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 9 36 होता है। और एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं, जो संख्या सब में है तो उसको लेते हैं और बड़ी घात वाली संख्या को लेते हैं, और जो संख्या एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है दूसरे या तीसरे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है उसको भी लेते हैं इसमें। जैसे 12, 30 एवं 36 का एलसीएम निकालेंगे तो इसमें 2 पावर 2 है गुना 3 है, इसमें 2, 3, 5 है, इसमें 2 पावर 2 है और 3 पावर
2 है, तो अधिकतम घात वाला लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 2 पावर 2 है, इसमें भी 2 पावर 2 है। अगर 2 पावर 3 रहता तो 2 पावर 3 लेते। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 ले लिए। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 ले लिए। तो 2 पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? 4। 3 पावर 2 का वैल्यू 9, तो 9 चौके 36, 36 पंच से जितना हो जाएगा उतना, तो 36 पंच 6 पंच से 30। उसके बाद 5 या 15, 15 3 18, 180। तो 12 30 36 का एलसीएम 180 हो जाएगा। अब 12 30 36 180 करता है। इस 180 से छोटी ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको 12 30 36 काट दे। उम्मीद करते हैं एलसीएम भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का सवाल होगा, उसमें भी हम डिटेल से बताएंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।